जैसा कि सभी ने देखा है और आपने भी देखा होगा कि जब कोई मामला प्रकाश में आता है या कोई समस्या किसी को उत्पन्न होती है, चाहे वो प्रशासन से संबंधित हो या किसी पड़ोसी से संबंधित हो या किसी भी व्यवस्था में कोई आपको परेशान कर रहा हो, आप उससे पीड़ित हो, तो अपनी शिकायत लेकर कहाँ जाते हैं। ये सभी लोग प्रतीत होते हैं कि जिससे जो किसी से भी अगर जो कोई सलाह ली जाती है कि हमें क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले यही सलाह देता है कि आपको उसको पुलिस के सामने अपनी शिकायत रखनी चाहिए। अब पुलिस उस शिकायत को किस प्रकार से टैकल करती है, किस प्रकार से उसको निस्तारित करती है, ये एक विचार करने वाला बिंदु है कि क्या जो शिकायत एक पीड़ित पक्ष जो लेके गया है थाने में, तो क्या उस शिकायत को किस तरीके से उसका निस्तारण किया जाता है, क्या वो सही तरीके से निस्तारित होकर उसको सही तरीके से क्या न्याय वहीं मिल जाता है। ये आप हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि थाने में की गई शिकायत आपने अगर जो की है तो कितना हद तक वहाँ से न्याय मिला है या नहीं मिला है। आज के हम वीडियो में इस बात को डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से एक आम आदमी अपनी शिकायत को लेकर थाने पहुंचता है, तो उस शिकायत को किस प्रकार से निस्तारण किया जाता है। नमस्कार, मैं हूं ब्रजनंदन, एडवोकेट एंड लीगल कंसल्टेंट। स्वागत है आपका एक बार और आपके अपने इस चैनल पे। और अगर जो आप वीडियो पे पहली बार आए हुए हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं, तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस तरीके की जानकारी दूसरों लोगों तक पहुंचाने के लिए इसको शेयर करें। और हाँ, अगर जो आपकी कोई जिज्ञासा है, अगर जो आप किसी भी अपने निजी विषय पे हमसे जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो जानकारी प्राप्त करने का जो संपर्क करने का जो माध्यम है वो नंबर स्क्रीन पे है, आप उसको प्रोसेस फॉलो करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जैसा कि हमारे बीच जो एक हाल ही में जो सवाल पूछा गया है, बार बार इसी तरीके का सवाल कई व्यूवर्स जो हमारे यूट्यूब के परिवार के द्वारा जो सदस्य हैं उनसे अक्सर पूछा जाता है कि ये हमें समस्या आ रही है और उस समस्या को हम अपनी शिकायत को के रूप में हम अपने थाने को लेके जाते हैं, लेकिन वहाँ से भी कोई भला नहीं होता है, कोई किसी तरीके से कोई उपचार नहीं होता है। अंततः दौड़ते दौड़ते जब हम थक जाते हैं तो हम उसके बाद हार के अपने घर में बैठ जाते हैं। तो इसी विषय को लेकर आज का वीडियो है कि ये जागरूक होने के लिए कि आपको घर में बैठने की आवश्यकता नहीं है, आगे के भी दरवाजे आपके लिए खुले हुए हैं। अपनी शिकायत जो आपने दर्ज करवाई है थाने में और आपको उस शिकायत का निस्तारण आपके अनुरूप नहीं हुआ है, आप जो चाहते थे, जिस प्रकार की आपकी जो समस्या थी उस तरीके से आपका निस्तारण नहीं हुआ है, उसके लिए आप आगे किस दरवाजे पर जा सकते हैं, कैसे जाएंगे। तो सबसे पहले जब कोई समस्या निकल कर सामने आती है तो सबसे पहले एक आम व्यक्ति, एक आम नागरिक अपने लोकल थाने के पास जाता है, जो कि एसएचओ को प्रार्थना पत्र दिया जाता है कि इस तरीके की ये घटना मेरे साथ घटित हुई है और इस तरीके से मेरा ये नुकसान हुआ है और जिसमें इस तरीके से ये विपक्षी गण है, इन पर कार्रवाई होना अति आवश्यक है। अब उस तरीके को सबसे पहले लॉ बना हुआ है, सुप्रीम कोर्ट की कई गाइडलाइंस है। कोई भी अगर जो शिकायत आती है या सूचना आती है उसको सबसे पहले सर्वप्रथम थाने पे उसको दर्ज होना अति आवश्यक है। ये कानून बना है, वो बना ही रहेगा। लेकिन क्या कितनी शिकायतें दर्ज होती हैं जो थाने में आती हैं, कितनी नहीं थाने में आती हैं, ये जो थाने में जो मुकदमे लड़ रहे होंगे वो बेहतर बता सकते हैं। हमें कमेंट करके भी अवश्य बताइएगा कि कितने हद तक निस्तारण होते हैं थाने में जो आपके द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए जाते हैं। तो अगर जो कोई भी प्रार्थना पत्र अगर जो थाने से द्वारा अगर जो आपने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हो, थाने द्वारा कोई भी किसी भी प्रकार से आपके अनुरूप अगर सहायता नहीं की गई या आपके प्रार्थना पत्र को उचित तरीके से निस्तारण नहीं किया गया है, तो आप उसके विरुद्ध अपने जो सर्किल का जो ऑफिसर होगा, यानी कि जो सीओ होगा, जो क्षेत्राधिकारी होगा, उसके समक्ष आप अपनी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। अब खुदा ना खास्ता अगर जो इस तरीके की जैसे कि लापरवाही जो थाने के द्वारा की गई है, ऐसी ही उपेक्षा अगर जो ऊपर के जो अधिकारी जो बैठे हुए उनके द्वारा भी की जाती है, तो इसके लिए सर्वप्रथम एक और चैनल बना हुआ है, जो कि मैं पहले के वीडियो में भी मैं बता चुका हूँ। ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये सभी को पता होगा। नए तथ्य इस प्रकार हैं कि अभी तक जो आपने प्रोसेस फॉलो किया, थाने में सुनवाई नहीं हुई, आपने उसके ऊपर जो सीओ है वहाँ अपने प्रार्थना पत्र दिया, वहाँ भी नहीं सुनवाई हुई, आपने अपने ज़िला का जो एसपी है, जो पुलिस अधीक्षक थे, वहाँ आपने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, वो भी नहीं, अगर जो किसी तरीके से कोई निस्तारण नहीं होता, तो अंत में आपके पास ऑप्शन बचता है कि आप कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं, आप न्यायालय के शरण में जा सकते हैं। न्यायालय में आप अपने तथ्य, अपने फैक्ट को कंसीडर करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष आप प्रस्तुत करें। माननीय न्यायालय आपके तथ्य को विश्वास करते हुए आगे की विवेचना के लिए आदेश पारित कर देती है। ये तो हुई अभी तक जो प्रोसेस फॉलो किया जाता था पुराने लॉ के हिसाब से, जो पहले के जो लॉ बने हुए थे। अब नए लॉ में क्या क्या चेंजेस आए हैं, किस तरीके से उसको प्रोसेस को अडॉप्ट किया जाएगा,
तो मतलब की चीज़ ये है कि जो पहले की जो शिकायत जो थाने पे जाती थी उसके ऊपर के अधिकारियों में गई, जिले के रैंक के जो अधिकारी उनके समक्ष गई, किसी ने भी कोई भी बात आपके अनुरूप नहीं कही या आपकी जो उचित व्यवस्था के अनुसार आपके द्वारा शिकायत का निस्तारण नहीं किया गया, जिसके फलस्वरूप आप भी अभी व्यथित व्यक्ति बने हुए हैं। तो आपके पास अंतिम अवसर बनता है आप न्यायालय की शरण में जाएं। न्यायालय की शरण में जाने के उपरांत न्यायालय को अगर जो लगता है कि अगर जो आपके तथ्य आपके फैक्ट को कंसिडर करते हुए माननीय न्यायालय विपक्षियों को तलब करने का आदेश पारित करती है। अब इसमें एक फैक्ट या एक प्रोसेस एक जो नया आया हुआ है ये है कि विपक्षियों को नोटिस पहले भेजना अति आवश्यक है। जो नए फैक्ट जो नया लॉ के अकॉर्डिंग जो नया प्रोसेस अडॉप्ट किया गया है कि आपने तथ्य अपने फैक्ट को कंसिडर करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष आपने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। माननीय न्यायालय ने आपके तथ्यों को विश्वास में लेते हुए और विपक्षी गणों को तलब करने के लिए एक न्यायालय के द्वारा एक नियत तिथि यानी कि जो डेट है वो दे दी गई। अब उस डेट पर न्यायालय के द्वारा अब ये अभी तक होता था कि सबसे पहले उसको अंतर्गत धारा 200 सीआरपीसी के अंतर्गत बयान सबसे पहले जो आवेदक होता था उसके द्वारा वो बयान दर्ज कराए जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। सबसे पहले बयान दर्ज होने के पूर्व एक ऐसा प्रोसेस ये आया कि सबसे पहले उनको जो विपक्षी गण उनको नोटिस जानी चाहिए और कोर्ट ये आदेश में अपने अंगीकृत करती है कि कोई भी आदेश पारित करने से पूर्व विपक्षियों को भी तथ्य को सुना जाना अति आवश्यक है। तो इस तरीके की कार्यवाही को प्रयोग में लाने के लिए और नई व्यवस्था के अनुसार, क्योंकि जो आवेदक होता था जो व्यथित होता था उसके सबसे पहले बयान होते थे, उस बयान के आधार पे ही न्यायालय ये तय करती थी कि विपक्षी गणों को तलब किया जाना आवश्यक है अथवा नहीं आवश्यक है। तो अब ये कर दिया कि सबसे पहले विपक्षी गणों को तलब किया जाएगा, उनको बुलाया जाएगा, उनको नोटिस जारी की जाएगी, उसके उपरांत ही आपके जो बयान है जो आपके जो कथन जो आपने अपने प्रार्थना पत्र में अंगीकृत किए गए उनको उन्हीं के आधार पे आपके दर्ज कराए जाएंगे। तो इस नई व्यवस्था के अनुसार जो अभी व्यथित व्यक्ति था, क्योंकि कोर्ट का भी ये मानना है कि वो इतना परेशान हो चुका है, क्योंकि कोर्ट में व्यक्ति तभी पहुंचता है जब वो कहीं से भी उसकी कोई सुनवाई नहीं होती है, प्रशासन नहीं सुनता है, शासन नहीं सुनता, तो अंत में वो व्यक्ति कोर्ट की शरण में आता है। तो इस तरीके से उसको ज़्यादा परेशान ना किया जाए। तो सबसे पहले अगर जो ये सारी बातें जो उसने अपने प्रार्थना पत्र में लिखी हुई हैं वो अगर सत्य हैं, बिल्कुल सही हैं, तो इसके आधार पे विपक्षी गणों को तलब करके उनसे उनका पक्ष भी जानना अति आवश्यक है। अगर जो ये सारे तथ्य हो, ये सारे फैक्ट अगर जो कंसिडर करते हो माननीय न्यायालय को ये विश्वास हो जाता है कि आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सत्य हो, बिल्कुल सही है, माननीय न्यायालय विपक्षी गणों को तलब करने के लिए उनके विरुद्ध समन का आदेश पारित करती है, जिसके अनुरूप आगे की कार्यवाही अग्रसारित होती है। तो आज का वीडियो यहीं तक है, इतना ही। हम मिलते हैं किसी और एक वीडियो में एक नई जानकारी के साथ एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए, और तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और हाँ, वीडियो का जो आपने अंत तक देखा है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अपनी कोई भी निजी जानकारी पे अपने प्रश्न पूछने के लिए संपर्क करने का माध्यम स्क्रीन पे है, फॉलो करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो आप तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और आज का वीडियो अंत तक देखने के लिए प्रेम पूर्वक धन्यवाद। जय हिंद।